हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करिकुलम, जिसको हम उर्दू में कहते हैं निसाब। इसमें आज क्या क्या पढ़ेंगे इसको एक मरतबा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तालीमी अमल के अज्जा, यानी एजुकेशनल जो प्रोसेस है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, जो कि आपको दिख ही रहे हैं। मकासद का तयन, निसाब और तरीक़े तदरीस। इसी के साथ देखेंगे निसाब का मफ़हूम क्या है, निसाब की तारीफ़ क्या है, और फिर निसाब और दरसियात। निसाब जिसको हम कहते हैं करिकुलम, और दरसियात जिसको हम कहते हैं सलेबस, दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसी के साथ देखेंगे निसाब के बुनियादी अज्जा, यानी निसाब के जो बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, मकासद यानी ऑब्जेक्टिव, इसी के साथ टॉपिक, फिर तालीमी तजर्बात जिसको आप एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, इसी के साथ जांच जिसको आप इवेलुएशन, और जांच के अलावा अंदाज़े कद्र पैमाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हर एक के बारे में डिटेल से समझेंगे। आप अगर सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में हैं, तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निसाब के बारे में आपसे ज़रूर सवालात बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि तालीमी अमल के अज्जा क्या क्या हैं। तालीमी अमल के अज्जा क्या क्या है। तालीमी अमल यानी एजुकेशनल जो आपका प्रोसेस है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। बुनियादी तौर पे तालीमी अमल के 3 अज्जा बताए जाते हैं, यानी 3 पार्ट्स बताए जाते हैं, जिसमें से एक है मकसद का तयन। मकसद जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आप टीचिंग करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। आपको पता है, आपने अगर बीएड में, डीएलएड में आप टीचिंग प्रैक्टिस में गए होंगे तो आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव और इसी के साथ साथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप मुतय्यन करते हैं। तो ये भी तालीमी अमल के अज्जा में से एक जुज़ है। दूसरा निसाब। जाहिर सी बात है, आप कोई चीज़ पढ़ाने जाएंगे तो उसका एक निसाब यानी करिकुलम होगा। फिर नंबर 3 है कि तरीक़े तदरीस। आप किसी टॉपिक को किस तरीक़े से, यानी पढ़ाने के जो अलग अलग मेथड हैं, किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और इसी के साथ किस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे जिसको आप हिकमत अमली कहते हैं, किस टेक्निक को इख्तियार करेंगे। ये सब चीज़ क्या है, तालीमी अमल के अज्जा यानी पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि तालीमी अमल यानी एजुकेशनल प्रोसेस के कितने पार्ट्स हैं, 3 हैं। तो इस तरह से आपको घुमा करके सवालात आ सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, निसाब का मफ़हूम, निसाब की तारीफ़, निसाब और दरसियात में फ़र्क, ठीक है। अभी सब डिटेल से देखते हैं। बुनियादी निसाब के बुनियादी अज्जा यानी बेसिक जो उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, पढ़ाने जाएंगे तो एक ऑब्जेक्टिव मुतय्यन करेंगे। इसी के साथ कोई आप पढ़ाने जाएंगे तो एक मजमून होगा, एक टॉपिक होगा। और तालीमी तजर्बात यानी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, और इसी के साथ सबसे आखिर में इवेलुएशन जिसको आप कहते हैं अंदाज़े कद्र भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। चलिए हर एक को डिटेल से देखते हैं। अब ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, अगर आप लोग नए हैं और सीटेट 2024 का फॉर्म आपने भर दिया है, तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आपसे मुताल्लिक़ कोई बने उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निसाब, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, करिकुलम। इसका मफ़हूम क्या होता है। देखिए,
लफ्ज़ निसाब को अंग्रेज़ी में करिकुलम कहते हैं, ठीक है, जो कि लातीनी ज़ुबान, ठीक है, यानी लैटिन लैंग्वेज, करियर यानी CURRERE करियरी से, ठीक है, यानी क्यूरियर भी पढ़ सकते हैं, से माखूज है यानी इससे निकला है, जिसके माने क्या होता है, अमल का रास्ता, यानी कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई जो अमल कर रहे हैं उसका रास्ता। और लुग़वी एतबार से किसी मंजिल या हदफ को हासिल करने के लिए, कोई आपका कोई मंजिल है, कोई टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो अमल इख्तियार करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं, निसाब कहते हैं। ज़माने क़दीम में लोग बताते हैं कि घोड़ों की जब दौड़ हुआ करती थी, यानी घोड़ों का जब मुकाबला हुआ करता था, घोड़े जो हैं और जिस रास्ते से गुज़रते हुए घोड़े अपने मंजिल को, यानी उनका जो एक डेस्टिनेशन होता था, मंजिल को जो पहुंचते थे, इसको क्या हम निसाब कहा करते थे, ठीक है। लेकिन ये तो निसाब का पहला मफहूम है, लेकिन अब निसाब का कंसेप्ट बदल चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं आजकल निसाब किस माने में आता है। अब निसाब को जानने से पहले की पॉइंट्स इन करिकुलम में कुछ यानी बेसिक यानी बुनियादी पॉइंट्स हैं, कुछ निकात हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी है। क्या है, स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले मुख्तलिफ मज़ामीन। एक स्कूल है, मान लो एक बच्चा क्लास 9th का है या 10th का है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपके इसी तरह को करिकुलर जैसे बैतबाजी है, खेल है, ठीक है। तो सारी चीज़ें, जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, उन सब के मजमूए को हम क्या कहते हैं, करिकुलम, जिसको हम निसाब कहते हैं। स्कूल का तहरीरी काम, यानी स्कूल में जो कुछ तहरीरी यानी रिटन फॉर्म में जो काम होगा, इसी तरह दीगर मुतालिआती उमूर, दीगर जो स्टडी वाले मवाद हैं, वो सब किस में दाखिल हैं, आपके करिकुलम यानी निसाब में दाखिल हैं। तीसरा क्या है, कमरे जमात में फ़राहम किए जाने वाला तदरीसी तजर्बा। कमरे जमात यानी क्लास रूम में बच्चों को जो भी मुहैया कराने जाने वाला तदरीसी यानी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो टीचर पेश करता है, वो सब किस में आते हैं, वो सब आपके करिकुलम में आते हैं। किस में आते हैं, करिकुलम में आते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल हमेशा से आता होगा कि करिकुलम, कभी हम करिकुलम पढ़ते हैं, कभी हम सिलेबस पढ़ते हैं, तो करिकुलम सिलेबस में क्या डिफरेंस है, इसको हम आज के क्लास में समझ लेते हैं। इसके बाद कोई भी हमारा कन्फ्यूजिंग, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक चीज़ एक लफ्ज़ में आप समझ लीजिए कि करिकुलम और सिलेबस, सिलेबस जो है करिकुलम का एक जुज़ है, एक जुज़ है, जिसको आप क्या कहेंगे, एक पार्ट है। क्या है, पार्ट है, क्या, सिलेबस। जैसे मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ, जैसे कोई बच्चा क्लास 8th का है या 7th का है, मान लो उसमें आप उसके 6 या 7 सब्जेक्ट हैं, तो सारे सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी टॉपिक उसको पूरे साल में पढ़ना है, फिर किस किस कंपटीशन में उसको भाग लेना है यानी हिस्सा लेना है, ये सब चीज़ें क्या है, यानी पूरे साल आपको जो कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाएगी क्लास 7th या 8th में, वो सब आपका करिकुलम है। सिलेबस क्या है, मान लो उसमें से आपका एक सब्जेक्ट क्या है, उर्दू है, उर्दू की जो बुक यानी किताब आपके लिए मुतय्यन की गई है, उसमें जो 20-25 लेसन हैं यानी सबक हैं, वो क्या है, आपकी एक सिलेबस का हिस्सा है। तो आप एक ज़ुबान में, एक वर्ड में समझिए कि सिलेबस, जिसको हम उर्दू में कहीं कहीं दरसियात के नाम से याद किया जाता है। किससे, दरसियात। ये क्या है, पार्ट है किसका, करिकुलम यानी निसाब का। कहीं कहीं आप देखेंगे सिलेबस को भी निसाब कहते हैं, ठीक है। तो ये सब मुतरादिफात में आ जाते हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क यही है जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से सवालात अगर आपके आएंगे तो इसका आप सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
सीटेट में भी इनडायरेक्टली पूछा जाता है। इसी की तरह आप किसी भी टेट की, यूपी टेट की, एमपी टेट की, किसी भी, इसी तरह तेलंगाना टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें सलेबस के बारे में सवालात आपके पूछे जाते हैं। अब सलेबस की अलग अलग तारीफ, जिसको डिफिनेशन किस तरह की गई है, अल्बर्टी के मुताबिक क्या है, निसाब उन तमाम सरगर्मियों का नाम है। सरगर्मी यानी जिसको आप एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो तलबा के लिए स्कूल फराहम करता है, जो स्कूल स्टूडेंट के लिए मुहैया करता है यानी फराहम करता है। आगे क्या है, रेगन के मुताबिक क्या है, निसाब बच्चों के तजर्बात से इबारत है और ऐसा तहरीरी तालीमी मंसूबा है जो स्कूल के बच्चों के लिए मुरतब किया गया। मैंने बताया ना कि क्लास 7 का 8th का जो कुछ चीज़ें उसको पूरे साल पढ़ना है, करना है, वो सब क्या है, वो सब करिकुलम का हिस्सा है। अब आगे है कि कनिंघम के मुताबिक निसाब एक फ़नकार यानी मुअल्लिम के हाथ में एक आला है, एक टूल्स है, जिसके ज़रिए वो अपनी शय यानी तालिब इल्म को अपने मकसद के तहत बना सकता है। ठीक है। इसी के तरह सानवी तालीमी कमीशन यानी सेकेंडरी एजुकेशनल कमीशन जो बना था 1952-54 में, उसने भी निसाब के बारे में एक डिफिनेशन दी है। क्या दी है, निसाब से मुराद महज इल्मी मज़ामीन ही नहीं जो कि रवायती तरीक़ों से मदरसों यानी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि स्कूल के मुख्तलिफ मशागिल यानी अलग अलग काम जो कमरे जमात में, इसी की तरह लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में, वर्कशॉप में, खेल के मैदान में, नीज़ उस्ताद और तलबा के दरमियान पेश आने वाली गैर रस्मी गुफ्तगू के नतीजे में हासिल होने वाले तजर्बात, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके करिकुलम यानी निसाब कहलाते हैं। उम्मीद है कि निसाब के बारे में सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया तो एक मरतबा लाइक करें, कमेंट में ज़रूर करके बताएं, कुछ लिख करके बताएं। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम करिकुलम जो आपके हैं, जो निसाब हैं, उसके पार्ट्स यानी उसके अज्जा क्या क्या हैं। निसाब के बुनियादी तौर पे 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, मकासिद, जिसको हम क्या कहते थे, ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, मज़ामीन, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉपिक। तीसरा क्या है, तालीमी तजर्बात यानी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। चौथा क्या है, जांच, जिसको आप इवेलुएशन के नाम से जानते हैं। अब हम हर एक के बारे में डिटेल से समझते हैं। नंबर 1 क्या है, मकासिद। मैंने बताया था कि पढ़ाने के लिए 2 तरह के मकसद मुतय्यन किए जाते हैं, एक आपके स्पेसिफिक, एक क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और मकासिद में किन किन चीज़ों को और हमें देखना है उसको देख लेते हैं। देखिए, मकासिद निसाब के बुनियादी अज्जा में मकसद को मरकज़ियत हासिल है। मकसद क्या है, सबसे अहम, इसके सारे अज्जा में से सबसे अहम क्या है, मकसद है। सबसे पहला पॉइंट इसमें तलबा की उम्र, इसमें हम देखते हैं कि जब कोई हम करिकुलम बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे तलबा की एज, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, फिर तलबा किस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं, क्या देखेंगे, दिलचस्पी, रुझानात यानी किसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है को सामने रख करके मखसूस मकासिद यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत निसाब की तश्कील की जाती है। क्या देखा जाता है, उम्र देखी जाएगी यानी एज, एज के साथ क्या देखा जाएगा, दिलचस्पी, दिलचस्पी के साथ रुझानात। ठीक है, ये सब पॉइंट देखे जाएंगे। ये मकासिद तलबा की ज़हनी यानी जो आपके करिकुलम बनाएंगे उसका मकसद क्या है, ताकि बच्चा ज़हनी यानी मेंटल तौर पे यानी कॉग्निटिव तौर पे, जिस्मानी यानी फ़िज़िकल तौर पे, तालीमी सतह की मुनासिबत से पूरे किए जाते हैं। जो भी मकसद होते हैं, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके यानी हमाजहती नशोनुमा हो सके, ये क्या है, सलेबस, ये आपके करिकुलम का हिस्सा होता है।
چونکہ مختلف سطح پر تعلیمی مقاصد ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نصاب بھی مختلف ہونا چاہیے جو اس سطح کے طلباء اور سماج کی ضرورت کے عین مطابق۔ یعنی جو بھی ہم نصاب بنائیں گے اس میں ایک تو اسٹوڈنٹ کو ذہن میں رکھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی یعنی سماج کو بھی، دونوں کے ذہن میں رکھ کر کے ہم کریکولم کو ڈیزائن کریں گے۔ تو امید ہے کہ کریکولم سے متعلق اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو صحیح سے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2 پہ کیا آتا ہے؟ مضامین۔ آپ نے مقصد متعین کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ٹاپک بھی پڑھائیں گے، کون کون سے سبجیکٹ آپ پڑھائیں گے، یہ سب آپ کے کریکولم میں آئیں گے۔ تو مضامین میں کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں؟ مقاصد کے تعین کے بعد اس کی تکمیل کے لیے مختلف مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جیسے مضامین ایسے ہونے چاہیے جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھائیں گے جن سے طلباء کی شخصیت کی ہمہ جہت نشو و نما ہو سکے۔ آپ اس کو سائنس بھی پڑھائیں گے، آپ اس کو سوشل سائنس بھی پڑھائیں گے، انوائرمنٹ بھی پڑھائیں گے، میتھ بھی پڑھائیں گے، انگلش بھی پڑھائیں گے، اردو بھی پڑھائیں گے، ہندی بھی پڑھائیں گے۔ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ٹاپک متعین کیا جاتا ہے۔ مضامین کا انتخاب کرتے وقت طلباء کی ضرورت یعنی بچوں کی نیڈز کیا ہیں، نیڈز کو ذہن میں رکھیں گے۔ اور کیا ضرور رکھیں گے؟ ضرورت، اور اسی کے ساتھ دلچسپی یعنی انٹرسٹ کس میں زیادہ ہے، دلچسپی کس میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ سماجی ضرورت یعنی سماج کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے آج کل جو مدرسے بیک گراؤنڈ کے طالب علم ہیں ان سے سماج اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ میتھ بھی سیکھیں، کچھ سائنس کے بارے میں جانیں، کچھ سوشل سائنس کے بارے میں جانیں۔ تو اسی لیے آج مانگ اٹھ رہی ہے کہ مدرسوں میں بھی جو ان کا سلیبس ہے، کریکولم ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک الگ پوائنٹ ہے، میں نے صرف مثال کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ضرورت، سماج میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے ہم ٹاپک کو متعین کریں گے۔ اس کے سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں پھر تعلیمی تجربات۔ تعلیمی تجربات کیا کیا ہیں؟ مضامین کے انتخاب کے بعد نصاب کے اجزاء میں تعلیمی تجربات ایک اہم جز ہے، یعنی ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم اس کی اہمیت ہے۔ اس میں معلم کی تدریسی اور طلباء کی اکتسابی یعنی معلم یعنی استاذ کیا پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کیا سیکھ رہا ہے، اکتسابی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ طلباء کو کیا اور کس طرح سے پڑھانا ہے، یعنی پڑھانے کے لیے کون سا میتھڈ استعمال کرنا ہے، مطلب چائلڈ سینٹر اپروچ ہم استعمال کریں گے، لرننگ بائی ڈوئنگ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈیمونسٹریشن والا میتھڈ ہے یا بچے کوئی ایکٹیویٹی کر کے سیکھ رہے ہیں۔ یہ مضامین کا انتخاب کرتے وقت ہی کر لیا جاتا ہے کیونکہ مختلف مضامین پڑھانے کا جو بھی طریقہ کار ہے، الگ الگ مضمون کے لیے الگ الگ آپ کا وہ بنے گا، کیا کہتے ہیں، الگ الگ آپ ٹی ایل ایم لے کر جائیں گے، الگ الگ آپ پڑھانے کے میتھڈ، اسٹریٹجی اور اسی کے ساتھ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس لیے تدریس کے دوران مضامین کی نوعیت یعنی جو ٹاپک ہے اس کا نیچر کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، نیچر، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ بچوں کی دلچسپی، میں نے بتایا ایج کو دیکھیں گے، کس ایج کے بچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی ایج کے بچے تصویر دیکھ کر کے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، اس لیے دیکھیں گے جو بگنر کی کتاب ہے اس میں خوب زیادہ تصویریں بنی رہتی ہیں، پکچرز بنے رہتے ہیں۔ تعلیمی سطح یعنی بچے کے ایجوکیشنل کا لیول کیا، اسی طرح جین پیاجے کی جو تھیوری ہے، جین پیاجے نے جو اسٹیجز بیان کیے گئے ہیں اس سے سوالات آتے ہیں، اس کو ایک ٹیچر کو جاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی کو ذہن میں رکھ کر کے نصاب بنایا جاتا ہے۔
मुअल्लिम को चाहिए कि तलबा में सेहतमंद तब्दीलियाँ और सलाहियत पैदा करने के लिए उनके नफ्सियात के मुताबिक यानी उनके साइकोलॉजी के मुताबिक तालीमी तजर्बात का इंतखाब करे। ठीक है, साइकोलॉजी, इसलिए एक टीचर को आप देखेंगे सीटेट में या किसी भी टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको जानना एक टीचर को इंतहाई ज़रूरी है। बगैर जाने ही कैसे उस चीज़ को अपनी क्लास में अप्लाई करेगा। आगे सबसे आखिर में आता है इवैल्यूएशन। क्या इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन को उर्दू में जांच के साथ साथ अंदाज़े क़द्र भी कहते हैं। अंदाज़े क़द्र के साथ साथ कभी कभी क़द्र पैमाई। कोई भी काम आप करते हैं साल के आखिर में उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि जो कुछ टॉपिक मुतय्यन किया गया, बच्चे ने पूरे साल उन चीज़ों को पढ़ करके समाज में किस लायक बना, क्या हिसाब कर लेता है, क्या साइंस के बारे में समझता है, एनवायरनमेंट के बारे में समझता है कि नहीं, उर्दू का नॉलेज हुआ कि नहीं, इंग्लिश का हुआ कि नहीं, आखिर में आप इवैल्यूएशन कहते हो। वही चीज़ है निसाब के मकासद की तकमील। जो आपने निसाब करिकुलम बनाया है उसको पूरा करने में मुअल्लिम तलबा ने किस हद तक कामयाबी की, आप इवैल्यूएशन करेंगे। उसका अंदाज़े जांच से किया जाता है, यानी उसका हम अंदाज़े क़द्र करते हैं। जांच हमेशा जारी रहने वाला अमल है। आजकल क्या है, CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसीलिए आजकल आया है। ठीक है, क्यों? हमेशा जांच होती है कि जो कुछ पढ़ाया गया, 1 यूनिट पढ़ाया गया, उसमें कितना बच्चा सीखा। ठीक है, इसके ज़रिए मकासद, मज़ामीन, तालीमी तजर्बात, दरसी किताब, इक्तिसाबी व तदरीसी वसाइल, ठीक है, तलबा की कामयाबी की जांच की जाती है। यानी ये देखते हैं कि जो दरसी किताब मुतय्यन की गई कितना इफ़ेक्टिव हुई, बच्चा कितना सीखा, या मैंने जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया वो कितना कारआमद रहा। इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करते हैं। इस अमल के दर्स व तदरीस के मुस्बत या मनफी पहलू उजागर होते हैं। यानी जो भी हमने मेथड इस्तेमाल किया, क्या उसका नेगेटिव पहलू आया या पॉजिटिव आया, जो मुस्तक़बिल में मुअल्लिम को इस्लाह के लिए दरकार होता है। जाहिर सी बात है, पहले हम डायग्नोस करते हैं, उसके बाद जो है रिमेडियल टीचिंग करते हैं। जांच के लिए मुख्तलिफ़ आलात और टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें तवील जवाबी सवालात, मुख्तसर जवाबी सवाल। जाहिर सी बात है, जब आप जांच करेंगे तो कोई टूल्स इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए लंबे लंबे सवालात पूछे जा सकते हैं, मुख्तसर सवालात पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सवालात भी पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब जांच इवैल्यूएशन के टूल्स हैं। मैंने 2023 में अभी जो आपका सीटेट इससे पहले हुआ है उसके लिए पूरी सीरीज़ बनाई है। ये जो कुछ पढ़ाया हूँ इससे पहले तकरीबन सिलेबस से मुतालिक सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के हर एक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह पूरी मदद मिलेगी। अब उम्मीद है कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस के साथ साथ करिकुलम के बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते लाइक करके कोई कमेंट करके ज़रूर जाएं। आपके साथी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह किसी भी टेट की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, उनको शेयर कर दें। ख़ास तौर पे उर्दू बैकग्राउंड के हैं उनको ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बस आज के क्लास में इतना ही। सलाम अलैकुम।